हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी एमएससी पेपर 2023 रिंग एंड फील्ड को सॉल्व करने जा रहे हैं। ये पार्ट 3 है। उम्मीद है ये स्टूडेंट को हेल्प करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो का फर्स्ट प्रॉब्लम कंसीडर करते हैं। इन दिस स्पेस z√5, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये एक्चुअली रिंग है जिसमें एलिमेंट कैसे होंगे, एलिमेंट होंगे a + b√5 टाइप के होंगे, जहाँ पर a और b बिलोंग कर रहे हैं z में। ये डेफिनीशन है इसकी। तो यहाँ पर हमें चेक करना है कि 2 क्या हो सकता है, प्राइम होगा या इरेड्यूसिबल होगा। तो देखिए यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, -4 को लिख सकते हैं। -4 को 2 × या -2 × 2 = 1 + √5 × 1 - √5 लिख सकते हैं। यहाँ पर जो 2 है वो 2 डिवाइड कर रहा है -4 को, 2 डिवाइड कर रहा है -4 को, बट जो 2 है वो ना तो किसको डिवाइड कर रहा है, ना डिवाइड कर रहा है 1 + √5 को, और ना ही 2 डिवाइड कर रहा है 1 - √5 को। इसलिए जो 2 होगा वो प्राइम नहीं हो सकता है। और अगर ये प्राइम हो जाता तो डेफिनेटली इरेड्यूसिबल भी हो जाता है, क्योंकि ये स्पेस एक्चुअली इंटीग्रल डोमेन है। तो ये प्राइम नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। प्राइम बट नॉट इरेड्यूसिबल, ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इंटीग्रल डोमेन है। तो प्राइम होता तो डेफिनेटली ये इरेड्यूसिबल भी होना पड़ता। और एक पॉइंट है यहाँ से कि यहाँ हम देख रहे हैं कि -4 को हम 2 तरीके से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं इस स्पेस में। इसकी वजह से ये जो रिंग है ये कभी यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन नहीं हो सकता है, क्योंकि एक ही एलिमेंट को हम दो तरीके से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, 2 तरीके से फैक्टराइज कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर यूनिकनेस नहीं मिल रही है, इसकी वजह से ये यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो 2 है वो इरेड्यूसिबल है। इसको मैं थोड़ा सा आइडिया आपको देता हूँ। ये 2, इसको हमें दिखाना है कि ये इरेड्यूसिबल है, तो जस्ट एज्यूम कि ये रिड्यूसिबल है, और इसको हम प्रोडक्ट ऑफ 2 एलिमेंट लिख पा रहे हैं × c + d√5। तो हमें दिखाना होगा इन दोनों फैक्टर में से कम एक फैक्टर क्या है, या तो आइडेंटिटी है और या तो यूनिट एलिमेंट है। तो यहाँ पर दोनों तरफ नॉर्म लेंगे, तो नॉर्म लेंगे तो ये हो जाएगा 2² लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड a² + 5b² × c² + 5d²। अब यहाँ पर a b c d सभी इंटीजर्स हैं। तो यहाँ से अगर एक फैक्टर को कंसीडर करें, ये सारे इंटीजर है, और अगर b नॉन जीरो है, b अगर नॉन जीरो है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 5b², और इसकी वजह से ये ग्रेटर देन 5 हो जाएगा। तो डेफिनेटली हमें क्या करना पड़ेगा, ये ग्रेटर देन 5 हो जाएगा। और ये जो सेकेंड ब्रैकेट है ये भी एक इंटीजर है, तो इसकी वजह से, और दोनों का प्रोडक्ट क्या है, 4 है, 2² है, इसकी वजह से दोनों प्रोडक्ट नॉन जीरो रहेंगे। तो यहाँ पर b हमें जीरो करना ही पड़ेगा, b ज़ीरो करना पड़ेगा, और d भी ज़ीरो करना पड़ेगा, क्योंकि अगर एक भी नॉन ज़ीरो है, b या d दोनों में से कोई नॉन ज़ीरो है, तो डेफिनेटली वो जो प्रोडक्ट, वो फैक्टर है, वो ग्रेटर देन 5 हो जाएगा। और कभी भी हम दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो 4 नहीं आएगा, इसलिए b और d दोनों यहाँ पर ज़ीरो हो जाएंगे। b और d दोनों को ज़ीरो होना पड़ेगा। तो हमारे पास a² के लिए क्या चॉइस है, या तो a² = 2² हो जाए, यानी कि a बराबर ±2 हो जाए, और या तो फिर अगर a = ±2 हो जाएगा तो d = d तो ऑलरेडी 0 है हमारा, c
क्या हो जाएगा, C इक्वल टू हो जाएगा ±2। सॉरी, जब ए स्क्वायर इक्वल टू 2 स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि a ±2 हो जाएगा, तो उस केस के लिए ये इम्प्लाई करेगा कि जो c है वो ±1 के बराबर रहे। और अगर हमारा c स्क्वायर को आप 2 स्क्वायर के बराबर लेंगे तो उस केस में c बराबर ±2 हो जाएगा। और इस केस में इसलिए जो a है a इक्वल टू ±1 हो जाएगा। तो इन एनी केस या तो फिर फर्स्ट फैक्टर आपका यूनिट या आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा, और या तो सेकंड फैक्टर यूनिट या आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। तो इसलिए हम इस 2 को फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं। अगर हमें फैक्टराइज करना है तो एक फैक्टर या तो आइडेंटिटी होगा और या तो यूनिट एलिमेंट होगा, इसलिए डेफिनेटली ये एलिमेंट 2 इस इंटीग्रल डोमेन में इरेड्यूसिबल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही क्लासिकल रिजल्ट पर बेस्ड है। यहाँ पर चूँकि यहाँ पर जो 1 + x स्क्वायर दिया है वो इरेड्यूसिबल है ओवर q, इसलिए क्या हो जाएगा, जो 1 + x स्क्वायर से जनरेटेड आइडियल है वो मैक्सिमल हो जाएगी, और ये जो कोसेंट रिंग है वो एक्चुअली फील्ड हो जाएगा। तो ये ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और इनफैक्ट ये जो फील्ड रहेगी वो आइसोमॉर्फिक हो जाएगी किसके, QI के, QI और Q - I के। नेक्स्ट प्रॉब्लम को कंसीडर करते हैं। अगेन यहाँ पर फील्ड दिया हुआ है, इसको देखना है ये किसके आइसोमॉर्फिक है। ये फील्ड कैसे है, यहाँ पर भी देख सकते हैं 1 + x स्क्वायर, इसका कोई भी रूट Q में नहीं होगा, तो ये भी एक्चुअली इरेड्यूसिबल है, और इसलिए ये जो आइडियल है वो मैक्सिमल हो जाएगी और कोसेंट रिंग हमारा फील्ड हो जाएगा। और ये फील्ड किसके आइसोमॉर्फिक होगी, इसके लिए मैं एक रिज़ल्ट मेंशन कर रहा हूँ, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है जो आप किसी भी स्टैंडर्ड बुक में देख सकते हैं। अगर F कोई फील्ड है और Px कोई इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है ओवर F, तो ये जो रिंग है कोसेंट रिंग है, क्योंकि Px इरेड्यूसिबल है तो इससे जनरेटेड आइडियल मैक्सिमल हो जाएगा और ये कोसेंट रिंग फील्ड हो जाएगी। और ये किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा फील्ड F ऑफ A, जहाँ पर A क्या है, A इज़ एनी रूट ऑफ पॉलिनोमियल Px। ऑब्वियसली चूँकि P इरेड्यूसिबल है ओवर फील्ड F, तो जो ये एक रूट होगा A, ये एक्चुअली किसी एक्सटेंशन फील्ड में आएगा। तो ये क्या है, FA क्या है, आप दूसरी तरह से ऐसे समझ सकते हैं कि ये ऐसा स्मॉलेस्ट फील्ड है जो F को कंटेन कर रहा है और A को कंटेन कर रहा है। A क्या है, एनी रूट ऑफ पॉलिनोमियल Px है। तो ये एक्चुअली ये जो फील्ड रहेगी इसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगी F ऑफ A के। और यहाँ पर जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है Px इक्वल टू दिया है 1 + x स्क्वायर दिया है, जिसके जो रूट होते हैं वो क्या होते हैं, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स होते हैं। तो ये जो फील्ड है वो एक्चुअली आइसोमॉर्फिक हो जाएगी Q ओमेगा के, और यहाँ पर Q ओमेगा कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 नन करेक्ट हो जाएगा। ये एक्चुअली Q ओमेगा के भी आइसोमॉर्फिक है और Q ओमेगा स्क्वायर के भी आइसोमॉर्फिक है, जहाँ पर ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर क्या है, रूट है कॉम्प्लेक्स रूट ऑफ 1 + x स्क्वायर। तो ये रिज़ल्ट यहाँ पर हेल्प कर रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस फील्ड। इसके लिए एक जनरल रिज़ल्ट होता है कि अगर हमारे पास हम रिंग कंसीडर कर रहे हैं ओवर ZP,
फील्ड ZP, और ये क्या है, एक Px इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है। Px डिग्री इसकी कितनी है, डिग्री ऑफ Px ये n है, एंड Px इज़ इरेड्यूसिबल, ये इम्पॉर्टेंट है, इरेड्यूसिबल है, इरेड्यूसिबल ओवर ZP। देन जो ऑर्डर होगा फील्ड का, ऑर्डर ऑफ ZP x कोसेंट बाई Px, ये कितना हो जाएगा, p टू द पावर n हो जाएगा, जहाँ पर p क्या है, ये जो ZP दिया हुआ था, और n क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल Px। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इरेड्यूसिबल है क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इसका कोई भी रूट Z3 में नहीं है, इसलिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, इरेड्यूसिबल हो जाएगा ओवर Z3, और ये इरेड्यूसिबल हो गया ओवर Z3, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से जो जनरेटेड आइडियल है वो मैक्सिमल हो जाएगी, और इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, यहाँ पर जो डिग्री है इस पॉलिनोमियल की 2 है, और Z3 में एलिमेंट है यहाँ पर p इक्वल टू 3 दिया हुआ है, p इक्वल टू 3 है, तो इसलिए इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 3 टू द पावर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल यानी 2 हो जाएगा, यानी 9। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट 9 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को कंसीडर करते हैं। द स्प्लिटिंग फील्ड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 7 बिलोंग्स टू रिंग ऑफ रेशनल इज, ऑब्वियसली एक्स स्क्वायर माइनस 7 का जो रूट होगा वो क्या होगा, अंडर रूट 7 या तो फिर माइनस अंडर रूट 7, और ये दोनों क्यू में बिलोंग नहीं करते हैं, और क्योंकि यहाँ पर जो पॉलिनोमियल है वो 2 डिग्री का है, तो 2 डिग्री या 3 डिग्री का पॉलिनोमियल किसी फील्ड में रिड्यूसिबल होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ एटलीस्ट 1 रूट उस फील्ड में लाई करे। यहाँ पर इसके दोनों रूट्स क्या हैं, इस फील्ड क्यू में लाई नहीं कर रहे हैं, प्रेजेंट नहीं है, इसके कारण एक्स स्क्वायर माइनस 7 यहाँ पर इरिड्यूसिबल हो जाएगा, और इसलिए जो इसका स्प्लिटिंग फील्ड है वो क्या हो जाएगा, क्यू अंडर रूट 7, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू अंडर रूट 7। यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट रहेगा, ध्यान दीजिए, ये फील्ड रिप्रेजेंट करता है स्मॉलेस्ट फील्ड कंटेनिंग क्यू एंड एलिमेंट अंडर रूट 7, और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है, ये जस्ट एक्चुअली रिंग है, ये क्यू के बराबर ही है, ठीक है, ये रिंग रिप्रेजेंट करता है अगर क्लोज्ड ब्रैकेट है, और यहाँ पर अगर स्मॉल ब्रैकेट है तो हमेशा फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। सॉरी, यहाँ पर माइनस है, तो इनमें से कोई भी 2 ऑप्शन, इन दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये जो सेकंड ऑप्शन है यहाँ पर दिया ही नहीं है, और Q अंडर रूट 7 ये दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये जस्ट डेफिनेशन पर बेस्ड कि E कोई स्प्लिटिंग फील्ड है, पॉलिनोमियल fx बिलोंग्स टू रिंग और फील्ड F, then what is E by definition? So the E is smallest field extension of F containing all zeros of F. By definition, splitting field of a polynomial is just a field containing all the zeros of the polynomial. तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। स्प्लिटिंग फील्ड की डेफिनेशन ही यही है कि उस फील्ड में किसी फील्ड को, किसी पॉलिनोमियल का स्प्लिटिंग फील्ड तभी बोलेंगे जब उस पॉलिनोमियल के सारे रूट्स उस फील्ड में प्रेजेंट हों। नेक्स्ट रिजल्ट पर आते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में कह रहा है कि Px be an irreducible polynomial over field f, and if a is any zero of polynomial fx in some extensal field E of f, and b is 0 of fx in some extension E dash,
यहाँ पर जो fx है वो पॉलिनोमियल दिया हुआ है और a और b दो डिफरेंट एक्सटेंशन फील्ड में पॉलिनोमियल fx के रूट्स हैं। तो ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है। एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करिए, थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर टाइपो है। स्टार्टिंग में तो ये px ले रहे हैं, px को इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल कह रहे हैं, और उसके बाद यहाँ पर फंक्शन जो पॉलिनोमियल ले रहे हैं वो fx में चेंज कर दिए हैं। तो अगर हम इसे इग्नोर करें कि यहाँ पर जो fx है वो px ही है या px है वो fx ही है, तो ही हम कंक्लूड कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 नॉन करेक्ट हो जाएगा। तो चॉइस आपकी है, चाहे तो अगर आप ये इस पॉइंट को ध्यान रखें कि px दिया है और यहाँ पर fx दिया है, तो इसके लिए कोई भी जनरल आपके पास रिज़ल्ट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप ये मान के चलें कि px और fx दोनों सेम ही हैं, ये जस्ट एक टाइपो है, मिस्टेकनली एक ऐसा हो गया है, तो उस केस में हमारे पास रिज़ल्ट है कि अगर fx कोई भी इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल है ओवर फील्ड, ये fx ये इरेड्यूसिबल है और a और b कोई भी दो रूट हैं, आर रूट्स ऑफ f, देन जो फील्ड होगा, फील्ड f ऑफ a ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा फील्ड f ऑफ b। यानी ये क्या है, स्मॉलेस्ट फील्ड कंटेनिंग f एंड एलिमेंट a, और ये क्या है, स्मॉलेस्ट फील्ड कंटेनिंग f, फील्ड f एंड एलिमेंट b। तो ये दोनों फील्ड एक्चुअली में आइसोमॉर्फिक हो जाएंगी, इक्वल हो ये ज़रूरी नहीं है, आइसोमॉर्फिक हो जाएंगी, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इस केस में ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है स्प्लिटिंग फील्ड क्या होगा x³ - 1 का। तो x³ - 1 का जो रूट होता है, x³ - 1 को हम लिख सकते हैं x - 1 1 + x + x²। इसलिए इसके जो रूट हो जाएंगे इस पॉलिनोमियल के, वो 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर ओमेगा कॉम्प्लेक्स रूट है और इसलिए इसका जो स्प्लिटिंग फील्ड है वो हो जाएगा Q ओमेगा या Q ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर ऑब्वियसली ओमेगा है, ओमेगा इक्वल टू -½ + I√3/2 है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर -1/2 तो Q में होगा ही ऑलरेडी। अगर हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं Q ओमेगा या Q ओमेगा स्क्वायर के आइसोमॉर्फिक होगा, या Q I√3 के भी आइसोमॉर्फिक हम लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं Q √-3। ये सभी एक्चुअली सभी एक ही हैं फील्ड, और जो स्प्लिटिंग फील्ड है इन चारों में से कोई भी एक आप लिख सकते हैं। लेकिन ये QI या Q - I ये स्प्लिटिंग फील्ड इस पॉलिनोमियल का नहीं हो सकती है, क्योंकि इस फील्ड में जो आपका √3 है वो लाई नहीं करेगा, ना तो QI में होगा ना Q - I में होगा, इसलिए ये स्प्लिटिंग फील्ड दोनों नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, तो एक्सटेंशन या डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ऑफ R ओवर Q कितना होगा। तो हमें मालूम है कि जो R है, R वेक्टर स्पेस ओवर Q एक्चुअली ये इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेस है, तो जो डिग्री ऑफ एक्सटेंशन है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। और पाई, चूँकि पाई इज़ नॉट एल्जेब्राइक, ये एल्जेब्राइक नहीं होता है, एल्जेब्राइक ओवर Q, और हमें पता है कि फाइनाइट एक्सटेंशन इम्प्लाई करता है एल्जेब्राइक एक्सटेंशन को, तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा कंट्रापोजिटिव, कि अगर नॉट एल्जेब्राइक है तो ये इम्प्लाई करेगा फील्ड एक्सटेंशन नॉट फाइनाइट।
नॉट फाइनाइट, जो डिग्री ऑफ फील्ड एक्सटेंशन है वो फाइनाइट नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर जो पाई है वो एल्जेब्राइक नहीं है क्यू के ऊपर, तो जो इसका डिग्री ऑफ एक्सटेंशन है वो कभी भी फाइनाइट नहीं हो सकता है, ये ऑलवेज इनफाइनाइट रहेगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सेकेंड इनकरेक्ट है और ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट प्रॉब्लम के सभी ऑप्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर कह रहा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। तो फर्स्ट ये है क्यू रूट टू, जो फील्ड है क्यू रूट टू इज़ एन एल्जेब्राइक एक्सटेंशन ऑफ क्यू। तो ऑब्वियसली चूँकि क्यू रूट टू, क्यू इसका जो डिग्री ऑफ एक्सटेंशन है वो 2 है, फाइनाइट है एक्सटेंशन, इसकी वजह से ये एल्जेब्राइक हो जाएगा। इनफैक्ट यहाँ पर 1 रूट 2 ये एक्चुअली बेसिस हो जाएगी क्यू रूट 2 के लिए और सेट ऑफ रेशनल फील्ड क्यू। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ एक्सटेंशन 2 हो जाएगी और इसलिए फाइनाइट एक्सटेंशन है तो एल्जेब्राइक हो जाएगा। हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अगेन फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड, पाई इज़ नॉट एल्जेब्राइक और क्यू, ऑलरेडी मैंने मेंशन किया था अभी लास्ट क्वेश्चन में, तो ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। फिर पाई इज़ एल्जेब्राइक और आर, ऑब्वियसली हम x माइनस पाई का अगर हम पी एक्स लें, पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस पाई, तो ये पी एक्स का जो रूट है वो पाई हो जाएगा और यहाँ पर जो कोफिशिएंट है इस पॉलिनोमियल के वो कहाँ पर हैं, वो कोफिशिएंट आर पर है, यानी कि ये इस रिंग का एलिमेंट है और इसका जो रूट है वही तो पाई है, इसलिए पाई क्या हो जाएगा, एल्जेब्राइक हो जाएगा ओवर आर, इसलिए थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ रूट 5 ओवर क्यू। तो मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ रूट 5 ओवर क्यू निकालना है, तो जस्ट आप करिए x इक्वल टू रूट 5 करिए। अब इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा और ये एक्स स्क्वायर का भी कोफिशिएंट और ये 5 दोनों क्यू में है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 ये क्या हो जाएगा, बिलोंग करेगा रिंग ओवर रेशनल नंबर, इसलिए जो स्मॉलेस्ट डिग्री पॉलिनोमियल हो जाएगा रूट 5 का मिनिमल पॉलिनोमियल हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5। ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन में डिग्री ऑफ एक्सटेंशन 3 दिया है जो कि इनकरेक्ट है। डिग्री ऑफ एक्सटेंशन यहाँ पर 2 रहेगा। इनफैक्ट अगर p कोई भी p कोई भी प्राइम है, p कोई भी प्राइम है तो q अंडर रूट p ओवर q, इसका जो डिग्री ऑफ एक्सटेंशन होगा हमेशा 2 होगा। तो यहाँ पर फर्स्ट इनकरेक्ट हो जाएगा और सेकेंड भी इनकरेक्ट हो जाएगा इस रिज़ल्ट से, क्योंकि यहाँ पर 3 और 5 दो प्राइम है, तो इसलिए इसका भी एक्सटेंशन 2 होगा और इसका भी फील्ड एक्सटेंशन 2 होगा और ये दोनों को इक्वल होना पड़ेगा। और एक रिज़ल्ट मैं मेंशन कर रहा हूँ कि P और Q अगर दो प्राइम हैं, P और Q दो प्राइम है, तो जो फील्ड है ये एक्चुअली Q अंडर रूट P अंडर रूट Q ओवर Q, इसका जो डिग्री ऑफ एक्सटेंशन है वो क्या हो जाएगा, इसके बराबर होगा Q अंडर रूट P प्लस अंडर रूट Q ओवर Q। ये दोनों का डिग्री ऑफ एक्सटेंशन सेम रहेगा और ये दोनों फील्ड एक्चुअली सेम हो जाएंगी। ये फील्ड किसके बराबर हो जाएगी, ये फील्ड एक्चुअली हो जाएगी Q अंडर रूट P प्लस अंडर रूट Q। कोई भी दो P और Q कोई भी प्राइम्स है, दो प्राइम्स है, तो ये रिज़ल्ट होल्ड करेगा और इस रिज़ल्ट से हमारा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करते हैं, द ऑर्डर ऑफ
द ग्रुप ऑफ गैल्वा ग्रुप इस, तो इसके लिए हम एक रिजल्ट मेंशन करते हैं कि जो ऑर्डर है इस ग्रुप का, गैल्वा ग्रुप का, गैल्वा ग्रुप KF is equal degree of extension of K over field F if K is normal extension of field F of कैरेक्टरिस्टिक 0। यहाँ पर जो फील्ड है, अंडरलाइंग फील्ड है Q है और उसका कैरेक्टरिस्टिक 0 है। और इस रिज़ल्ट को अगर हमें अप्लाई करना है तो जस्ट हमें दिखाना पड़ेगा कि ये जो एक्सटेंशन है Q√2 ओवर Q, ये एक्चुअली नॉर्मल एक्सटेंशन है। अगर ये नॉर्मल एक्सटेंशन है तो Q√2 ओवर Q, इसका डिग्री ऑफ एक्सटेंशन ये ऑलवेज 2 होगा, तो गैल्वा ग्रुप का ऑर्डर भी 2 हो जाएगा। तो जस्ट हमें चेक करना है कि ये जो एक्सटेंशन है ये एक्चुअली नॉर्मल है या नहीं। और इसके लिए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होता है कैरेक्टरिस्टिक फील्ड 0 के ऊपर कि कोई भी एक्सटेंशन नॉर्मल होगा अगर वो जो एक्सटेंशन फील्ड है वो स्प्लिटिंग फील्ड हो जाए किसी पॉलिनोमियल का। तो यहाँ पर जो Q√2 है ये हमारा एक्सटेंशन फील्ड है Q का, और Q में हम पॉलिनोमियल ले सकते हैं x² - 2 जो कि बिलोंग कर रहा है कहाँ पर, Q में। और जो Q√2 है ये एक्चुअली क्या हो जाएगा, ये स्प्लिटिंग फील्ड हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का। इसलिए जो ये एक्सटेंशन है Q2 Q√2 ये नॉर्मल एक्सटेंशन हो जाएगा। और एक बार ये नॉर्मल एक्सटेंशन हो गया तो इसका जो गैल्वा ग्रुप का ऑर्डर है ये जस्ट एक डिग्री ऑफ एक्सटेंशन के बराबर हो जाएगा इस रिज़ल्ट से। और डिग्री ऑफ एक्सटेंशन यहाँ पर कितना है, जस्ट 2 के बराबर है। इसलिए जो ग्रुप का, इस गैल्वा ग्रुप का ऑर्डर है वो जस्ट 2 हो जाएगा। ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम को कंसिडर करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है लेट L बी फील्ड एंड X बी अ सबसेट ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ग्रुप ऑट L, डिफाइन Fx एज below। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ Fx। ऑब्वियसली Fx में कैसे एलिमेंट है, जो ऐसे एलिमेंट है फील्ड L के जो क्या देते हैं, सिग्मा अल्फ़ा इक्वल टू अल्फ़ा फॉर ऑल सिग्मा बिलोंग्स टू X। यानी कि सारे जो भी ऑटोमॉर्फिज्म है वो इस Fx के एलिमेंट, यहाँ पर Fx में वही एलिमेंट है L के जो सारे ऑटोमॉर्फिज्म से फिक्स्ड हो रहे हैं। अल्फ़ा की इमेज अंडर सिग्मा अल्फ़ा ही आ रही है। तो ये जो फील्ड आएगी उसको हम नाम देते हैं फिक्स्ड फील्ड नाम देते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा। एक्चुअली ये क्या है, फील्ड का, ये फील्ड के ऐसे एलिमेंट है जो सारे ऑटोमॉर्फिज्म से फिक्स्ड हो रहे हैं, इसलिए इसे नाम देते हैं फिक्स्ड फील्ड। नेक्स्ट, ये भी एक जस्ट एक तरह से डेफिनीशन कह सकते हैं। अगर L कोई अलजेब्राइक एक्सटेंशन है फील्ड K का तो हम L को बोलेंगे गैल्वा एक्सटेंशन। अगर फिक्स फील्ड ऑफ ऑल ऑटोमॉर्फिज्म एग्जैक्टली K के बराबर हो जाए, यानी जितने भी यहाँ पर जो फिक्स फील्ड है, ये फिक्स फील्ड है GL के रिप्रेजेंट करता है ऑल ऑटोमॉर्फिज्म फ्रॉम L to L विच लीव्स K एज फिक्स्ड। और अगर ये सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्टली K के ही एलिमेंट को सारे ऑटोमॉर्फिज्म फिक्स करते हैं तब इस एक्सटेंशन को हम बोलते हैं गैल्वा एक्सटेंशन। तो अगर ये फिक्स फील्ड ऑफ दिस ग्रुप, गैल्वा ग्रुप, ये एग्जैक्टली K के बराबर हो जाएगा तो हम बोलेंगे कि एक्सटेंशन गैल्वा एक्सटेंशन है। ऑप्शन
3 यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ फिक्स फील्ड ऑफ गैल्वा ग्रुप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सी ओवर आर। ये क्या हो जाएगा कि अगर हम कोई भी ऑटोमॉर्फिज्म सी टू सी लें तो वो ऑलवेज आर को फिक्स करेगा। और इनफैक्ट जो गैल्वा ग्रुप का ऑर्डर है, गैल्वा ग्रुप का ऑर्डर है इस गैल्वा ग्रुप का, वो 2 होता है क्योंकि आर करेक्टरिस्टिक 0 है और जो डिग्री ऑफ एक्सटेंशन है ऑफ सी ओवर आर ये 2 हो जाता है। तो जो गैल्वा ग्रुप है वो 2 ऑर्डर का होता है और इसका जो फिक्स फील्ड है वो आर के बराबर हो जाता है। कोई भी ऑटोमॉर्फिज्म है सी टू सी तो वो डेफिनेटली आर को फिक्स्ड करेगा, सेट ऑफ रियल नंबर को फिक्स्ड करेगा ही करेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच।